Assalamu alaikum everyone. With that, today we are going to complete the lecture number 13 of Principles of Management. And the topic for today's lecture that we are supposed to discuss is personality and the types of personalities. We are supposed to learn that what are the impacts of different types of personalities on human behavior, because human behavior is very much concerned with the management process within any organization. Okay, so first of all, we have to learn what the personality itself is basically. Personality embraces moods, attitudes, and opinions and is most clearly expressed in interactions with other people. Personally itself है क्या basically? Personally consist on जो हम लोगों के जो ह्यूमन बींग्स के मूड्स होते हैं, ऑब्वियसली वो डिफरेंट होते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस. एटीट्यूड्स होते हैं, behaviors होते हैं हमारे to way our way to express our feelings, emotions and things with other, and opinions जो हमारा जो हम इजहार ख्याल करते हैं, जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली एक्सप्रेस करती हैं, हमें एक्सपोज करती हैं व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल्स इन द सोसाइटी वी आर सर्वाइविंग इन. जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे जिस तरह के लोगों में हम उठ बैठ रहे हैं, उन लोगों के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं, जब बातचीत करते हैं, जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपोज करते हैं उनसे, तो उस इंटरेक्शन के प्रोसेस में से जो है वो हमारी पर्सनैलिटी एक्सपोज होके सामने आ जाती है. और जो थर्ड पर्सन होते हैं या जो सेकंड पर्सन होता है, सामने वाला ही कैन कन्वीनियंटली जज कि हम किस पर्सनैलिटी के हैं या हम किस तरह से हैं, थ्रू these interactions we are doing with them. जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, उस सारे प्रोसेस से वो कंसीव करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी बेसिकली क्या है या किस तरह की है. It includes behavioral characteristics, both inherent and acquired, that distinguish one person from another and that can be observed in people's relations to the environment and social groups. Okay, first of all, inherent. What do we mean by inherent? Manur? Ma'am, no idea. Iman, Gulshan, any of you? Inherent. जाती पैदाइशी. पैदाइशी. इनहेरेंट यानी कि वो चीज़ जो हेरिडिटी के थ्रू जीन्स में, ब्लड में हमारे अंदर ट्रांसफर हुई हो थ्रू आवर बायोलॉजिकल पेरेंट्स. ठीक है, पेरेंट्स जो है हमारे, उनकी बॉडी से बायोलॉजिकल हम टर्म यूज कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो चीज़ें जीन्स की मदद से, ब्लड की मदद से हमारे अंदर ट्रांसफर हो, हमारे पेरेंट्स से, फादर से या मदर से, तो वो चीज़ें इनहेरेंट होती हैं. यानी कि उन आदतों को या उन एटीट्यूड्स को हम अक्वायर नहीं कर रहे, लेकिन वो कुदरती तौर पे बाय बर्थ हमारे अंदर वो चीज़ें शामिल हैं. हमने उन्हें, अगर अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं, अच्छे बिहेवियर्स हैं या इवन बुरे हैं या जो भी है, उसको हासिल करने के लिए हमने कोई स्ट्रगल नहीं की, स्ट्राइव नहीं किया, कोशिश नहीं की कि हमने ये हैबिट अडॉप्ट करनी है या ये एटीट्यूड्स, एट्रीब्यूट्स हमने अडॉप्ट करने हैं. हमने कोई एफर्ट्स नहीं किए, बट ऑल दीज वर इनहेरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स थ्रू दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस. जीन्स के थ्रू, ब्लड में वो हमारे अंदर, हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो चुके हैं, वो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट हैं. तो इनहेरेंट वो चीज़ें हैं. एंड अक्वायर्ड. अक्वायर्ड वो चीज़ें हैं, वो आदतें हैं, वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम अपने सोसाइटी से अक्वायर करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपीरियंस,
through other learning process, through education, through different attributes, जो चीज़ें हम acquire करते हैं since birth, बच्चा जो है वो पैदा होते ही कुछ दिनों के अंदर ही उसकी जो है वो लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसके सेंसेस जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उन सेंसेस के थ्रू डिफरेंट प्रोसेस के तहत हम अपनी उस एनवायरनमेंट से, उस सोसाइटी से जिसके अंदर हम रह रहे हैं, उससे हम चीज़ें एक्वायर करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली दो तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पर्सनैलिटी बिल्डअप करते हैं। एक इनहेरेंट होते हैं जो कि पेरेंट्स से हमें मिली हैं, चीज़ें ट्रांसफ़र हुई हैं, बाय बिल्ट है हमारे अंदर, और दूसरा एक्वायर्ड जो कि बाय बिल्ट नहीं है लेकिन हमने खुद अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता कभी कुछ करके हमने वो सोसाइटी से, अपने माहौल से वो चीज़ें हमने सीखी हैं, हासिल की हैं। तो वो दिस इज अबाउट एक्वायर्ड वन। तो ये दो चीज़ें हैं, इनहेरेंट एंड एक्वायर्ड। दो तरह की आदतें या दो तरह के एट्रीब्यूट्स या हैबिट्स होती हैं पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो, that distinguish one person from another obviously। यही वो चीज़ें हैं जो हर इंडिविजुअल को दूसरे से डिफरेंट करती हैं। हम देख सकते हैं कि माशरे के अंदर, इवन पूरी दुनिया में कहीं भी दो इंसान 100% एक जैसे नहीं होते हैं, नॉट इवन आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनकी भी शक्लें तो एक जैसी होती हैं लेकिन उनकी आदतें 100% एक जैसी नहीं होती हैं। उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो उनके कॉग्निटिव पैटर्न्स हैं, वो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें भी कहीं ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते, बिकॉज दे आर सेपरेट इंडिविजुअल्स एंड दे आर हैविंग देयर सेपरेट आइडेंटिटी। तो वो जो उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, they distinguish them from one another, even though they are identical twins, they have born from same parents, उनके जीन्स, उनका ब्लड सेम है, लेकिन जो अक्वायर्ड चीजें होंगी वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंसेस, दोनों की ऑब्जर्वेशन सोसाइटी के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट रही होंगी। So that distinguish one person from other, and that can be observed in people's relations to the environment। अच्छा, वो जो डिफरेंस है, जो हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी इन दो चीज़ों, इन दो कंपोनेंट्स से फॉर्म होती है, एक इनहेरेंट होता है, एक अक्वायर्ड होता है। तो ये चीज़ें हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कैसे परसीव करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इन द सोशल ग्रुप। जिस सिस्टम में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में वो सरवाइव कर रहे हैं इंडिविजुअल, उस इन्वायरमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि किस तरह से वो उनका बातचीत करना, उठना बैठना, रिलेशंस सस्टेन करना, उसका अंदाज क्या है, उससे हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं उनकी पर्सनैलिटी। और उनके जो सोशल ग्रुप्स हैं, लाइक उनके फैमिली, उनके घर वाले, उनके फ्रेंड्स, सोशल सर्किल, क्लास फेलोज, जहाँ पे भी वो उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते मिलाते हैं, वो सब सोशल ग्रुप्स में आते हैं। तो इंडिविजुअल्स की जो इंटरेक्शन है अपने एनवायरनमेंट के साथ और अपने सोशल ग्रुप के साथ, उस इंटरेक्शन के पैटर्न्स की बेसिस पे हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं और कंक्लूड करते हैं या कर सकते हैं कि सोना, व्हिच मीन्स मास्क। Mask basically means the face that someone has chosen to show to others। मास्क वो ऐसे ही होता है ना, मास्क के हम अपने ओरिजिनल फेस को छुपाने के लिए जो मास्क यूज करते हैं उसे हम कहते हैं मास्क। तो पर्सनैलिटी बेसिकली वो चीज है जो कि हमने चूज किया है कि हम इस तरह से सोसाइटी के अंदर बिहेव करेंगे या हम इस तरह से दूसरों को दिखेंगे। परसोना इसलिए कह रहे हैं कि परसोना लैटिन वर्ड है और इसका मतलब जो है वो है मास्क। यानी कि those attributes, those behaviors, those patterns of characteristics that someone has chosen to show others। The psychological concept of personality have two main meanings।
The first pertains to the consistent differences that exist between people. The second meaning emphasizes those qualities that make all people alike and that distinguish psychological men from other species. Okay, as we have discussed in our previous slide, that there are basically two types of attributes that someone is having. The one is inherent and the other one is acquired. So now there are two major parts of personality, we can say. The first one is which make every individual different from other. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हर एक का जो थॉट प्रोसेस है, जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, वो सब कुछ हर इंडिविजुअल का सेपरेट होता है, भले ही वो आइडेंटिकल ट्विंस क्यों ना हो, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। एक ही चीज, एक ही तस्वीर, अगर एक ही एब्स्ट्रैक्ट हम दो लोगों को दिखाएं और उन्हें कहें कि उसको एक्सप्लेन करें या वो उसको किस तरह से देख रहे हैं, तो दोनों का जो ओपिनियन है दैट वुड बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, बिकॉज पिक्चर तो एक ही है, जो एब्स्ट्रैक्ट हम उनको दिखा रहे हैं वो तो सेम है, लेकिन उनके ब्रेन के अंदर जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज हैं और जो कॉग्निटिव प्रोसेस चलता है, स्टार्ट होता है किसी भी चीज को देख के, उसके बाद सोचने का जो प्रोसेस है, वो हर इंडिविजुअल ब्रेन के अंदर डिफरेंट है, दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो रिस्पॉन्स आएगा, जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी, जो जो एक every individual is perception process जो है that is totally different from other people. तो ये चीज जो है वो हर इंडिविजुअल को दूसरे से डिफरेंट करती है। एक ही घर में एक ही पेरेंट्स से पैदा होने वाले जो सिबलिंग्स होते हैं वो कितने अलग अलग होते हैं। नॉर्मली अगर ट्विंस नहीं है तो इवन फेसेस, उनकी शक्लें, उनकी जो फिजिकल हैबिट्स होती हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है बंदे का, सब चीजें हर एक की अलग अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक फेवरेबल सिचुएशन में बात करें कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं, यानी कि वो ट्विंस जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक ही तरह के दिखते हैं और एक ही तरह की उनकी आदतें होती हैं, एक को भूख लगती है तो दूसरे को भी लगती है, सॉर्ट ऑफ इस तरह की अजम्पशंस होती हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ सर्टेन डिफरेंसेस लाजमी होते हैं। उनको भी अगर हम एक ही चीज के बारे में ओपिनियन उनसे लेंगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जरूर आएंगे, बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है ब्रेन का, वो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट है एक दूसरे से। साइकोलॉजिकल जो है वो प्रोसेस डिफरेंट है। एक ही चीज को देख के दो लोगों को किस तरह से फील होता है, वो फीलिंग्स जो है, वो फीलिंग्स जनरेट होने का जो मैकेनिज्म है वो हर एक के अंदर डिफरेंट होगा। ये पहला साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, दैट पर्सनैलिटी हैव consistent differences that exist between people. हर एक इंडिविजुअल दूसरे से जो है कहीं ना कहीं जरूर अलग है, डिफरेंट है। एंड द सेकंड मीनिंग emphasize that those qualities that make all people alike. सेकंड फेज वो है जो ये कहता है कि दुनिया के तमाम इंसानों में कुछ चीजें सेम हैं, और वो सेम जो चीजें हैं या जो एट्रीब्यूट्स हैं दैट डिस्टिंग्विश देम साइकोलॉजिकली फ्रॉम अदर स्पीशीज, यानी कि बाकी जो मखलूक के हैं दुनिया के अंदर, जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो भी बाकी सब चीजें हैं उनसे इंसानों को अलग करती हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो सबके कैन हैव द इमोशंस, they can feel anything, any emotion, any feeling. ये सब चीजें उनमें होती हैं। They can express their emotions, but animals cannot express their emotions. Human can do so. Are you getting my point? जो चीजें दुनिया के Yes, तमाम ma'am. इंसानों में सेम होती हैं वो ये होती हैं कि सब
इमोशंस को फील करते हैं। अगर हम किसी भी इंसान को हर्ट करेंगे, उन्हें बुरा फील करेंगे, उन्हें बुरा भला कहेंगे, तो सबको बुरा लगेगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो। अगर किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो सबको अच्छा लगेगा। अगर खुशी की फीलिंग है, गम की फीलिंग है, सैडनेस है, ये सब चीजें दुनिया के सब इंसानों को फील होती हैं। इज इट सो? चाहे एक ही घर में रहने वाले हों, चाहे अलग अलग हों, चाहे किसी भी कौमियत से, किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखने वाले हों, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं वो सबको फील होती हैं। और फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे हारिस ने कहा, कि वो भी सबका सेम है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंखें, एक मुंह, एक नाक, एक सर, वो सब इंसानों के पास है, अदर देन सम एक्सेप्शनल केसेस। तो ये चीजें हैं जो सब इंसानों को एक जैसा करती हैं, या सब इंसानों में एक ही तरह की हैं ये सब चीजें। दे कैन फील, दे कैन एक्सप्रेस, दे कैन ऑब्जर्व। और सर्टेन चीजें ऐसी हैं जो हर एक में अलग अलग हैं, चाहे वो कितने भी क्लोज क्यों नहीं हो, चाहे आइडेंटिकल ट्विंस क्यों ना हो, लेकिन उनके जो कॉग्निटिव्स हैं वो अलग अलग हैं। तो ये 2 एलिमेंट हैं पर्सनैलिटी के, या डेफिनेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया के तमाम इंसानों में सेम होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो हर इंडिविजुअल में अलग होती है, दूसरे से डिफरेंट होती है। ओके, पर्सनैलिटी इज द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स that influence behavior, thoughts, motivation and emotion in a human being. सिंपली पर्सनैलिटी जो है वो उन तमाम पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन है, और जो वो पैटर्न्स, वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाउ समवन इज गोइंग टू बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन, हिज थॉट प्रोसेस। जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो उसमें इमोशंस, मोटिवेशन, हर तरह के इमोशंस आ जाते हैं इन अ ह्यूमन बीइंग। तो ये इन सब चीज़ों का जो कंट्रोल है वो उस बेसिकली जो मेजर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होगा उसके अंदर होगा, उस पर डिपेंड करेगा किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। अकॉर्डिंगली यू विल बिहेव, यू विल थिंक, यू विल बी मोटिवेटेड और demotivated, and accordingly your emotional process will depend on your type of personality. It drives individuals to consistently think, feel, and behave in a specific way. Specific way means that in that specific way we are talking about which type of personality you are having. आगे जाके हम different types of personalities discuss करते हैं। तो जो भी आपकी particular personality की type होगी, accordingly यानी कि your behavior, your thought process, your feelings, your motivation or demotivation and everything depends on the nature of your type of your personality, which type of person actually you are. Based on that, all these things will process. In a sense, it is what makes each individual unique. Over time, these patterns strongly influence personal expectations, perceptions, values, and attributes. Obviously, वो हमारी हर चीज़ पे, हमारा बिहेवियर हमारी वैल्यूज पे इम्पेक्ट करता है कि कौन सी चीज़ हमको हम वैल्यू देंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, कौन सी चीज़ हमारी लाइफ में आने वाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। ये सब चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि किस तरह की पर्सनैलिटी है। ओके, A great deal of modern personality psychology is influenced by and attempts to answer the following 5 philosophical questions about what really determines personality. The first one is freedom versus determinism. Freedom means आजादी। okay, freedom versus determination means either the person will have the freedom of choice, will make his own decision, or he may behave that or he is going to believe that everything, every event that is going to happen with him is predetermined
is pre-decided, like he is believing on fact कि जो भी चीज है वो तयशुदा है, whatever is going to happen with him, जो भी जिंदगी में हो रहा है, that everything is decided by God, by fate, or whatever he thinks about it. Or the freedom of choice means that if he is free to choose anything and he is ready to, he is willing to accept the risk of his decisions. Like that, everything has predetermined, or everything has some reasons to happen. यानी कि क्या या तो इंडिविजुअल फ्रीडम बिलीवर है या तो डिटर्मिनिज्म के ऊपर उसका बिलीव है, या तो उसका ये है कि उसका हर डिसीजन उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके डिसीजन से जो रिस्क इधर इट्स गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट व्हाटएवर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है। या तो फिर वो ये सोच लेता है कि everything is predetermined, pre-decided based on certain obvious reasons. ठीक है, how much if any of an individual's personality is under their conscious control. या तो वो खुद तायुन करते हैं चीज़ों का, या फिर चीज़ों को they just let them happen, कि चीज़ें होती रहें, और they do believe that everything has some predetermined reasons and everything is pre-written, predetermined, pre-decided over there, and we have zero control on the things or the decisions. Okay, the first one is so freedom versus determinism. Then heredity versus environment. We have discussed heredity already. Inherent जो हमने discuss किया था, inherent क्या था कि the things which are going to be transferred in our genes by our parents, by our biological parents genes, वो चीजें जो जीन्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारे पेरेंट्स में से हमारी बॉडी में बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर हो जाती हैं, उनको हम इनहेरेंट कहते हैं। यहाँ पे हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जो है वो बायोलॉजिकल और फिजिकल उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हेरिडिटी लफ्ज़ का जो मतलब है वो ये है सिंपली कि हर वो चीज़ जो आपको आपके पेरेंट्स से या आपकी फैमिली से ट्रांसफ़र हो, जैसे समटाइम्स जो है वो प्रॉपर्टीज़ या इस तरह के एसेट्स जो हैं वो हेरिडिटी में आते हैं। तो ये मतलब है कि वो चीज़ें, वो प्रॉपर्टीज़ जो आपके पेरेंट्स की थी, और ऑब्वियसली जब वो या तो आपको खुद ही ट्रांसफ़र कर देंगे या वो नहीं रहेंगे, तो यू विल बी द नेक्स्ट ऑफ किन। तो वो चीज़ें हेरिडिटी में आती हैं जो ऑटोमेटिकली विदाउट डूइंग एनी एफर्ट्स और विदाउट स्ट्राइविंग फॉर देम आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए, इसलिए क्योंकि वो आपके पेरेंट्स से बिलोंग करती हैं और उनके बाद वो आपकी हो जाती हैं। वर्सेस एनवायरनमेंट, do internal or biological or external or environmental influences play a larger role in determining personality? यानी कि या पर्सनैलिटी इंटरनल होती है यानी कि बायोलॉजिकल होती है, यानी कि जीन्स के थ्रू ट्रांसफर्ड बाय पेरेंट्स होती है, या फिर एक्सटर्नल यानी कि इन्वायरमेंटल यानी कि ऑब्जर्व्ड होती है, एक्वायर्ड होती है। ये दोनों चीज़ें हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, आप में से बहुत से लोग नहीं थे। इनहेरेंट और एक्वायर्ड हमने डिस्कस किया था, और इनहेरेंट यही था हेरिडिटी, जो हम पेरेंट्स से, फैमिली से ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं विदाउट स्ट्राइविंग फॉर देम। हमने कोई कोशिश नहीं की, हमने उन्हें एक्वायर करने के लिए स्ट्राइव नहीं किया, लेकिन वो हमें बैठे बिठाए ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मिल गई वो चीज़ें, क्योंकि वो हमारी हेरिडिटी में थी। तो वो हो गया इंटरनल। और बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम पर्सनैलिटी की, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल वो है कि जो हम अक्वायर करते हैं, अक्वायर फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन और स्किल्स और परसेप्शन और एजुकेशन और बाय एनी अदर एट्रीब्यूट्स, जो चीज़ हम अक्वायर करते हैं लर्निंग प्रोसेस के थ्रू। तो यानी कि जिस चीज़ को सीखने के लिए या जिस चीज़ को हासिल करने के लिए हमने खुद एफर्ट्स लिए हैं, खुद स्ट्राइव किया है कि ये एट्रीब्यूट, ये आदत, ये चीज़ जो है वो हमें सीखनी चाहिए, हमें आनी चाहिए, या इट शुड बी द पार्ट ऑफ आवर
बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स। तो ये दो तरह के पर्सनैलिटीज होती हैं, इनहेरेंट और एक्वायर्ड, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट या इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल हम कह सकते हैं। इन्फ्लुएंसेस प्ले अ लार्जर रोल इन डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी। ओके, और डिफरेंट आर यूनिक इन नेचर, यानी या तो लोग जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, दे आर सिमिलर विथ अदर्स, उनके अंदर कोई यूनिकनेस नहीं है, वो बाकी लोगों की तरह हैं, जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही वो है, मतलब जिस इंडिविजुअल की हम बात करें तो वो है यूनिवर्सलिटी, वो वैसे ही हैं जैसे दुनिया के बाकी सारे इंसान हैं, उनमें कोई खास डिफरेंट या कुछ नहीं है अलग। और यूनिकनेस यानी कि द इंडिविजुअल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर, ही इज यूनिक इन नेचर, हिज बिहेवियर्स पैटर्न्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ही इज हैविंग सम स्पेसिफिक some obvious differences from others, from the environment in which he is surviving. So this is unique versus universality। या तो हम बाकी सारी दुनिया के जैसे ही हैं, हमारे अंदर हम अपने environment और उससे बड़ा relate करते हैं, जिस social circle में हम रह रहे हैं, जिस environment में रह रहे हैं, वहाँ पे जैसा culture है हम वैसे ही हैं, तो फिर हमें ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाले को, उन्होंने हमारा एनवायरनमेंट देखा और हम यूनिवर्सलिटी पे बिलीव करते हैं, या वी आर जनरल हैं, हम हमारे ऊपर जनरल एप्लीकेशन अप्लाई होती हैं, तो हमें ज़्यादा स्टडी करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सामने वाले को। लेकिन अगर यूनिकनेस है तो देयर वुड बी डेफिनेटली सर्टेन differences, certain uniqueness in the individual, and which would be needed to study by the individual। तो उनको समझना पड़ेगा, जो यूनिक होंगे उन पे वर्कआउट करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। ओके, देन एक्टिव वर्सेस डिपेंड करता है एक्शंस पे। रिएक्टिव इज द वन हु डिपेंड्स ऑन समवन एल्स एक्शंस टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्सिव होते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं वो पैसिव होते हैं बेसिकली। एक्टिव और पैसिव तो आपने सुना होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसमें क्या होता था, एक्टिव ये है कि द वर्क आई हैव डन दिस वर्क, और पैसिव होता था कि द वर्क हैज बीन डन बाय मी, इस तरह था। तो एक्टिव वो हैं जो इनिशिएटिव लें खुद, और रिएक्टिव वो हैं कि जो सिंपली रिस्पॉन्सिव हैं और जो रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी और के एक्शंस को। आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. Okay. Active versus reactive is human behavior passively shaped by environmental factors, or are human more active in this role? यानी कि या तो वो environmental factors पे depend करते हैं, यानी कुछ वेट करते हैं, वो पैसिव होते हैं, वो ये वेट करते रहते हैं कि कुछ होगा तो फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे या फिर हम रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन दिखाएंगे। लेकिन एक्टिव वो होते हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स का वेट नहीं करते हैं, उनको जो काम करना है वो अपने टाइम के हिसाब से, अपने मोड्स के हिसाब से अपना रोल प्ले करते रहते हैं। रिएक्टिव पर्सनैलिटी के लोग जो हैं वो पैसिव होते हैं इन नेचर, यानी कि जो है वो, आप पैसिव समझ रहे हैं ना, कि वो रिएक्टिव होते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्स करते हैं किसी और के एक्शंस को, खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। ओके, देन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है आपको इन टर्म्स का? Optimistic, I mean, ma'am, पूर्व I think. बिल्कुल। और पेसिमिस्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस वन। Yes, ma'am. Optimistic is the person who is expecting something positive to happen in future। जैसे आपने कहा कि पुरुमीद, यानी कि उनको ये होता है कि something good, something positive, something better is going to happen with us in future।
तो वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और जो है वो एंड रिजल्ट्स के बारे में उनकी एक्सपेक्टेशंस आर वेरी मच पॉजिटिव के अच्छा ही होगा, और फिर उनकी एनर्जीज अकॉर्डिंगली काम करती हैं। और पेसिमिस्ट जो हैं वो हमेशा डार्केस्ट साइड देखते हैं चीज़ों का, कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन और समथिंग लाइक दैट। आर ह्यूमंस integral in the changing of their own personalities? For instance, can they learn and change through human interactions and interventions? उनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है सारा, कि ऑप्टिमिस्टिक जो है उनका नताइज या एंड रिजल्ट्स के बारे में जो ओपिनियन है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा पुरुमीद रहते हैं कि कुछ अच्छा कुछ बेहतर होगा या हम कुछ बेहतर कर लेंगे या कर पाएंगे। और पेसिमिस्ट जो है उनका यही होता है कि हमसे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, या किसी और से अगर एक्सपेक्टेशन है तो भी यही है कि कुछ खास अच्छा होने वाला नहीं है, वो पेसिमिस्ट होते हैं। तो ये भी एक वेरिएशन है पर्सनैलिटीज की, फ्रीडम या डिटर्मिनिज्म, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट। Okay, so these were some different parameters of individual's personality that we have discussed. An American psychologist, Randy Larson and David Buss, goes something like personality is a stable, organized collection of psychological traits and mechanisms in the human being that influences his or her interaction with and modifications to the psychological, social and physical environment surrounding them. Personality is a stable, yani ke it's a formed, organized collection of someone's habits, traits, attributes, and these combinations, obviously these combinations are going to be different with every individual. Every individual is different from others. So these patterns of their behavior or their traits are going to influence their interactions with their external environment, how they are going to interact within the social circles, within the environment in which they are surviving, within the society in which they are living. It's going to influence all these elements in the society in which they are living. Or the personality is acquired, या तो हम वो होते हैं जैसा कि हमारे पेरेंट्स थे, और जीन्स के थ्रू जो हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं, जो नेचर, जो सोचने समझने का अंदाज, परसेप्शन, सब चीज़ें जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने हमारे पेरेंट्स से जो है वो इनहेरेंट की हैं, या फिर हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अक्वायर्ड है, यानी कि एक्सटर्नल है, यानी कि इट हैज़ बीन डेवलप्ड on the basis of our observational skills, on the basis of the experiences we have been through since our childhood. जो एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं, जिस तरह की हमारी परसेप्शन रही है, जिस तरह चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया है, हमने एजुकेशन हासिल की है, हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर्स रहे हैं, उन सब को जो है मिला के हमने अपने एनवायरनमेंट से क्या कुछ सीखा है या अक्वायर किया है। तो पर्सनैलिटी या इनहेरेंट होती है या अक्वायर्ड होती है, ऑल्सो कॉल्ड द नेचर और नर्चर। According to John Locke and his followers, the development of personality was purely a question of nurture or education. Like every other theory, there are different school of thoughts regarding personality. Some believes that personality is innate and some believes that personality is acquired. और हर एक के पास अपने ओपिनियन के लिए अपनी जस्टिफिकेशंस हैं। कुछ को ये लगता है कि पर्सनैलिटी हमेशा सिर्फ इनहेरेंट ही होती है, और बेस्ड ऑन दैट थ्योरी ये है कि जैसे जीअं सिंधीअ में चवंदा आहिनि, जहिड़ा काम तहिड़ा बचा, यानी जिस तरह के आपके पेरेंट्स होंगे उसी तरह से जो है उसी तरह के आप भी ग्रो अप करेंगे। और अगर acquired बिलीव करते हैं, यानी कि those school of thought who believe that the personality is only acquired one,
तो फिर ये है कि it depends on their nurture, it depends on their education, it depends on their environment. So जॉन लेक जो हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि पर्सनैलिटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन समवंस एजुकेशन एंड नर्चर के परवरिश किस तरह से हो रही है लोगों की, किस तरह के माहौल में वो सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह की एजुकेशन वो ले रहे हैं, किस तरह का उनका सोशल सर्किल है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, उन सब चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करती है पर्सनैलिटी. The newborn child would be like a clean slate, which can be shaped as educators want it to be. यानी उनका ये कहना है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो ही इज ब्लैंक लाइक अ स्लेट, जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है. यानी कि हम परवरिश करने वाले या उसको जो नर्चर करने वाले हैं, उसको जो एजुकेशन देने वाले हैं, वो उसको जिस तरह से चाहें, जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. एंड जीन्स हैज नथिंग टू डू विद दैट. ठीक है, ये इनका बिलीव है कि हेरिडिटी कुछ भी नहीं होती है. जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जहाँ से हम चीज़ें सीखते हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो जो हमें सिखाते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उन सब चीज़ों को मिला के फिर हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म होती है. अदरवाइज हम जब पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल एम्प्टी होते हैं. एक ऐसी समझ लें कि जार है जिसके अंदर कुछ भी भरा जा सकता है, इधर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी और एनीथिंग. ओके, another school of thought is that they oppositely claimed that heredity has the most important influence on personality. उनका ये कहना है, जो दूसरा हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, they do believe that environment has nothing to do with the personality, but the heredity or the genes have. According to them, the development of a child follows an inner biological timetable. Got it? Biological timetable is something like के हमारे कुछ biological patterns होते हैं. Like आपको अगर आदत हो कि आप रोजाना सुबह 8 बजे उठते हैं, तो पहला 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने तक आप अलार्म रखते होंगे. उसके बाद अगर आप अलार्म रखना भूल जाते हैं तो भी एग्जैक्टली 8 बजे या उससे एक आधा मिनट आगे पीछे आपकी आंख नेचुरली खुल जाएगी. इज इट सो? ये बायोलॉजिकल टाइम टेबल होता है, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है. या अगर आपकी एक रूटीन सेट है कि शाम को इतने बजे आपने रोजाना वॉक करनी है, तो किसी दिन अगर मिस हो जाती है तो फिर आपको वो जो है क्रेविंग होना सॉर्ट ऑफ शुरू हो जाती है, कि फीलिंग आना शुरू होती है कि वी हैव मिस्ड समथिंग. तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक है कि आपकी बॉडी उन चीज़ों को मिस करती है या फील करती है जिन पे वो सेट होती है. ठीक है, तो जीन जैकस जो है वो ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन पर्सनैलिटी जो फॉर्म होती है वो जीन्स के थ्रू होती है और हेरिडिटी के बेसिस पे होती है. यानी कि उनका ये मानना है कि एक बच्चा अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुआ है, तो चाहे उसकी परवरिश आप कैसी भी करें, लेकिन उसकी आदत जो हैं, उसकी जो खसलतें हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूर अपने आबा व अजदाद से और अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है उनसे कहीं ना कहीं ज़रूर जाके ज़िंदगी में कभी ना कभी आदतें जो है वो मैच करेंगी, या पर्सनैलिटी जो है वो वैसी ही होगी जैसे उसके पेरेंट्स हैं, जैसा उसका जो भी उसका फैमिली बैकग्राउंड है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना मैटर नहीं करता है. तो दिस इज व्हाट नेचर और नर्चर. या तो पर्सनैलिटी इननेट होती है, इनहेरेंट होती है, या फिर पर्सनैलिटी एक्वायर्ड होती है. एंड मिक्सचर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स वी आर हैविंग हियर. हर बिलीफ के लिए अलग अलग लोग हैं. कुछ का मानना ये होता है कि पर्सनैलिटी इनहेरेंट ही होती है, कुछ का मानना ये है कि नहीं, पर्सनैलिटी एक्वायर्ड होती है और हेरिडिटी हैज नथिंग टू डू विद इट. ठीक है, वो अपना अपना बिलीव हो सकता है या फिर अपना अपना एक्सपीरियंस भी हो सकता है.
After that, culture influences on personality. Besides influences from the immediate environment such as education and school, the culture in which you grow up also influence the development of your personality. जो हमारा brought up होता है उस पे भी culture influence करता है. जैसे कि हमारा जो पाकिस्तानी सिस्टम है यहाँ पे मेनली जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है कि यहाँ पे दादा दादी और पेरेंट्स और बच्चे और चाचे ताइयाँ फूफियाँ सब मिलके रह रहे होते हैं और यहाँ पे ये होता है कि बच्चा जो है वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो ग्रेजुएट भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर उसे जॉब नहीं मिलती है तो पेरेंट्स उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं. ये हमारा कल्चर होता है. लेकिन अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे जैसे ही बच्चा जो है वो मेच्योर हो जाता है, 18 प्लस हो जाता है, तो उसके बाद उसके मेच्योर होते ही पेरेंट्स से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एविक्यूट हो जाती है कि वो उसको सपोर्ट करें फाइनेंशियली. ठीक है, 18 होने के बाद या ग्रेजुएट होने के बाद फिर बच्चा जो है वो पेरेंट्स की फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है. फिर उसने अपना सर्वाइवल खुद देखना होता है, उसे खुद जॉब करनी होती है, खुद रहना होता है. तो क्योंकि कल्चर वहाँ पे ये है, तो जो बच्चे ग्रो अप हो रहे होते हैं उनका माइंडसेट भी उसी तरह का होता है, यानी कि उनके दे स्टार्टेड टू फील इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, लाइक कि उनको पता होता है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी होती है, तो वो एक सेल्फ डिपेंडेंट फीलिंग लेके ग्रो अप हो रहे होते हैं. लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा रिलैक्स और सुकून सा चल रहा होता है कि चलें जब तक कुछ होता नहीं है तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और घर से पैसे आते रहेंगे और ये सब कुछ. तो जो इंडिविजुअल, अच्छा, तो इस तरह से हमारा वाला जो सिस्टम है वहाँ पे बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाते हैं. वो आखिर तक माँ बाप पे डिपेंड कर रहे होते हैं. तो ये बेसिकली कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं अपना. दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक culture is particularly important. In individualistic culture, such as in US and Europe, like Western countries, the emphasis is on the development of the individual. वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता है, हर कोई अपने बारे में सोच रहा होता है, हर कोई कैरियर ओरिएंटेड होता है, हर कोई सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सबको अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है, अपनी लाइफ, अपना करियर सिक्योर करना होता है. वहाँ पे ये नहीं होता है हमारे कल्चर की तरह कि अगर कोई लेडी है वो बड़ी कैरियर ओरिएंटेड है, पहले उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर उसने जॉब छोड़ दी, सब कुछ फैमिली के लिए छोड़ दिया. वहाँ पे इस तरह से नहीं है. अगर शी इज कैरियर ओरिएंटेड तो फिर उनको फैमिली के लिए फिर कोई दूसरा सेटअप करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ा, लेकिन वो अपना कैरियर और अपनी वो पैटर्न ऑफ लाइफ नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज दैट कल्चर इज इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर. उनका फोकस इंडिविजुअल पे होता है, फर्दी उस पे होता है, सिस्टम पे होता है, कलेक्टिवली या इज्तमाही सिस्टम पे नहीं होता. इन कलेक्टिविज्म कल्चर, कलेक्टिविस्ट कल्चर सच एज इंडोनेशिया, इन पनामा, much value is attached to the group interest. या हमारा जो सिस्टम है पाकिस्तान का वो भी इसमें आ जाता है कि हम ग्रुप इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंडिविजुअल्स को अपने इंटरेस्ट छोड़ देने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस कर देनी पड़ती हैं चीज़ें बिकॉज ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट. कभी फैमिली के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी किसी के लिए अपना कैरियर या अपने इंटरेस्ट जो है वो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, अपनी चॉइस जो है वो सेकंड पे रखनी पड़ती है क्योंकि किसी और का, यानी कि किसी घर वाले का, पेरेंट्स का, किसी और का जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. तो दिस इज़ व्हाट कलेक्टिविस्टिक कल्चर इज़ ऑल अबाउट. और इंडिविजुअलिस्टिक के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है. वहाँ पे इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन योर ओन कैरियर then you will go ahead just. तो कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने में कंट्रीब्यूट करता है. इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर stimulate the development of qualities such as self-confidence, independence, assertiveness.
जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, ऐसे कल्चर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और असर्टिवनेस उनके अंदर होती है, यानी कि दे आर वेरी एक्सप्रेसिव। वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर फोकस्ड होते हैं और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन कलेक्टिव culture, this is particularly true of qualities such as friendliness, mostly and loyalty. लॉयलिटी ही होती है जिसके लिए हम दूसरे की खातिर फॉर द सेक ऑफ समवन वी लव टू, दैट कुड बी आवर फैमिली मेंबर, दैट कुड बी किड्स फॉर मदर और पेरेंट्स। उनके लिए हम अपने इंटरेस्ट, अपना कैरियर, अपनी चॉइस छोड़ देते हैं, अपनी चॉइस, अपनी प्रायोरिटी सेकेंडरी रख लेते हैं बिकॉज वी लव देम, वी आर लॉयल विद देम, विद आवर फैमिली मेंबर्स। दिस में lead Europeans, for example, to believe that Japanese react shyly and submissive. Chinese, Japanese और Koreans, ये लोग ऐसे होते हैं जिनको आपने बहुत कम बोलते देखा होगा। और इवन जो साइलेंट मूवीज का कॉन्सेप्ट होता है वो भी चाइनीज ने शुरू किया था कि वो ऐसी मूवीज बनाते हैं जिनमें एक भी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं होता है, पूरी मूवी साइलेंट होती है। तो ये लोग जो हैं, इस रीजन के लोग जो हैं वो बड़ा कम बोलते हैं। Japanese on the other hand may find Europeans bold and selfish. जापानीज जो है वो यूरोपियंस को बोल्ड, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड कंसीडर करते हैं, और जो यूरोपियंस हैं वो इनको चाइनीज, जापानीज और कोरियंस को जो है वो शाय और सबमिसिव समझते हैं। सबमिसिव यानी कि दब के रहने वाला, या द पर्सन who gives his control to someone else, or the person who sacrifices his own choice for the sake of someone else. तो वो submissive उसे हम कहते हैं। So these are basically the differences of culture, and these are how these cultures, how these differences of culture influence the personality of an individual. Okay, here we are having different types of personality: openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. First of all, openness. Openness describes a person's tendency to think abstractly. This trait features characteristics such as imagination and insight. Openness, like you must have heard about the thing out of the box. We use in different subjects of business that someone should, or in order to grab the creativity, we need to think out of the box. कुछ नया करने के लिए, कुछ इनोवेटिव करने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। ये टर्म अक्सर आपने सुनी होगी। तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये है beyond the boundaries or beyond the predetermined patterns or beyond the limitations you have assigned by someone. Limitations के बाहर जाके सोचो. Think abstractly. Means there are no certain obvious patterns, there are no certain obvious lines you have been given to think upon. कोई limitations नहीं है, कोई पैरामीटर, कोई क्राइटेरिया नहीं है जो कि आपको दिया गया हो कि आपने इस तरह की कोई चीज बनानी है, या इस तरह की कोई प्रोडक्ट बनानी है, या इस तरह की इनोवेशन लानी है, या इस तरह की कोई आपने पेंटिंग बनानी है, इफ यू आर द आर्टिस्ट और whatsoever. तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि you are just living free to your thoughts. हम अपने जो थॉट प्रोसेस है, जो क्रिएटिविटी है, उसको हम वी आर जस्ट सेटिंग इट फ्री ऑन द एयर. हम उसको बिल्कुल छोड़ रहे हैं कि हमारे इमेजिनेशन देखते हैं जहाँ तक जाती है. इनसाइटनेस, फोरसाइटनेस हमारी कहाँ तक जाती है. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि कोई ऑब्वियस पैटर्न ना हो, कोई लिमिटेशन, कोई क्राइटेरिया, कोई लाइंस फॉर थिंकिंग ना हो. थिंक एब्स्ट्रैक्टली, completely
innovative, creative, totally different, unique. People who are high in this trait also tend to have a broad range of interests. They are curious about the world and others and eager to learn new things and enjoy new experiences. जो लोग openness जिनकी nature में है, they obviously will be very much creative, and they being that much creative is very interesting for them. ये उनका पैशन है कि वो नई नई चीजें करें, नए नए एक्सपीरियंसेस करें, नए लोगों से मिलें, नई तरह की प्रोजेक्ट्स करें, नए तरह के काम करें, नए नए पैटर्न्स और न्यू लाइंस के ऊपर काम करें. उन्हें लकीर का फकीर बनना पसंद नहीं होता है. वो एब्स्ट्रैक्टली थिंक करते हैं, बिल्कुल डिफरेंटली सोचते हैं और डिफरेंटली सोचना चाहते हैं और डिफरेंट और नई चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि उनको दुनिया के बारे में जो है, ज़िंदगी के बारे में दे आर वेरी ओपन सॉर्ट ऑफ, कि वो फ्रीडम ओरिएंटेड होते हैं अपने काम में, अपने हर एक चीज़ में. पीपल हु आर हाई इन दिस trait tend to be more adventurous and creative. People low in this trait are often much more traditional and may struggle with abstract thinking. जिनके अंदर ओपननेस ज़्यादा होती है, हाई होती है, वो एडवेंचरस होते हैं, यानी कि उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें, डिफरेंट यूनिक चीज़ें करना और क्रिएटिव चीज़ें करना, क्रिएटिव काम करना, नए नए काम करना, डिफरेंट चीज़ें करना, डिफरेंट टास्क में इन्वॉल्व होना जो है वो पसंद होता है ओपननेस पर्सनैलिटी के इंडिविजुअल्स को. और जिनकी नहीं होती हैं, दे आर वेरी मच ट्रेडिशनल एंड दे लव टू बी ट्रेडिशनल. वो बस सबके जैसे होते हैं और उनको वैसा ही रहना पसंद होता है जो लो होते हैं ओपननेस के ऊपर. ओके, जिनकी ओपननेस हाई होती है, दे आर वेरी क्रिएटिव एज वी हैव डिस्कस्ड, ओपन टू ट्राइंग न्यू थिंग्स. नए नए काम करने का उनको शौक होता है, ऐसे नए जिनका रिजल्ट कैलकुलेबल नहीं है या ऑब्वियस नहीं है कि ये काम करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा. एंड रिजल्ट्स जो हैं वो हमेशा अनऑब्वियस होते हैं या अनक्लियर्ड होते हैं, लेकिन इवन देन दे लव टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स. फोकस्ड ऑन टैकलिंग न्यू चैलेंजेस, नए नए टास्क करना और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पसंद होता है उन्हें. जैसे कि वी हैव जस्ट डिस्कस के दे यूज टू बी एडवेंचरस. चैलेंजेस और ख़तरनाक डिफ़िकल्ट चीज़ें करना, यूनिक चीज़ें करना उन्हें पसंद होता है ओपननेस पर्सनैलिटी के इंडिविजुअल्स को. दे आर हैप्पी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. वो ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं जो जिनके जैसे मैंने कहा कि एंड रिजल्ट बिल्कुल मेजरेबल नहीं है, पता ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़, वो काम उन लाइंस के ऊपर पहले किसी ने काम नहीं किया है. टोटली यूनिक और डिफरेंट इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं. अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में सुना है आप लोगों ने? आर्ट की डिफरेंट जो है वो किस्में होती हैं या सिंफें होती हैं आर्ट की. जो आर्टिस्ट होते हैं वो डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स करते हैं. उन्हीं में एक तरह की होती है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है. कुछ आइडिया है इसके बारे में? देखिए, मेनली जो आर्टिस्ट होते हैं वो एक तो लैंडस्केप बनाते हैं या पोर्ट्रेट बनाते हैं. पोर्ट्रेट यानी कि लोगों की शक्लें, लोगों की तस्वीरें बनाते हैं. लैंडस्केप यानी कि जो है वो मनाजिर वगैरह उनको कैप्चर करते हैं. ऐसे ही एक दो और भी सिंफे हैं और उसी तरह उनमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी होता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनती हैं. तो वो क्या होती है? Based on the definition, based on the things that we have just discussed regarding to abstract, कुछ आप इसकी कोई definition बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कि what could be the abstract art?
हमने भी डिस्कस किया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, तो उसकी बेसिस पे अगर आप कुछ बता सकते हैं मुझे तो। मैम यस प्लीज। मैम एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जैसे भी आपने बताया कि अपनी स्किल से जो है हासिल करना, आप जैसे आपकी एजुकेशन आप हासिल करते हैं सोसाइटी को देख के, ऐसे ही जब हम पेंटिंग करते हैं या आर्ट वगैरह जो लोग करते हैं, वो जो है अपनी जो है जो उनके अंदर स्किल्स होती हैं, जो उनके पास नॉलेज होती है, वो उसके हिसाब से जो है पेंटिंग करते हैं। जैसे फ्लावर्स वगैरह हो गए, उनके पास जैसा उनका माइंड जो कह रहा होता है वो वही सामने पेंट कर रहे होते हैं। फ्लावर या किसी ऑब्वियस चीज को बनाना तो वो तो उसी में आ जाएगा जो हमारे पास ट्रेडिशनल पैटर्न्स हैं कि हम नेचुरल चीजों को बनाए। एब्स्ट्रैक्ट कभी आपने ऐसी कोई पेंटिंग या कभी कोई ऐसा आर्ट देखा है जिसको आपको डिफाइन, आप क्योंकि आर्टिस्ट तो कर लेगा लेकिन हम जो देखने वाले हैं उसको डिफाइन ना कर पाते हो, या हम जैसों को तो वो चीजें समझ भी नहीं आती कि आर्टिस्ट इसमें कहना क्या चाह रहा है। जैसे कभी आपने देखा हो कि बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी कुछ लकीरें बनी हुई है या उल्टे सीधे कलर्स फैलाए हुए हैं शीट के ऊपर, और उसको बड़े तपाक के साथ उसको जो है गैलरी में डिस्प्ले किया जाता है, और फिर देखने और समझने वाले उसको बड़ा इंटरेस्ट के साथ उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। तो वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो जो हम जैसों को टेढ़ी मेढ़ी लकीरें या फिर फैले हुए कलर्स लगते हैं, वो बेसिकली कुछ एक्चुअली कह रहे होते हैं। वो कलर्स, वो लकीरों के थ्रू आर्टिस्ट जो है कुछ एब्स्ट्रैक्टली कुछ समझाना, कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी थिंकिंग डिस्क्राइब कर रहा है, जिसको वो ही समझ सकता है या फिर आर्ट से दिलचस्पी रखने वाले लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इट्स एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। यानी कि उसके लिए, उस पीस ऑफ आर्ट के लिए प्री डिटरमाइंड डेफिनेशन नहीं है कि जिसके अंदर हम इसको फिक्स कर सकें कि ये फलां चीज़ है, ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, या ये चीज़ है, ये वो चीज़ है। वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, उसको एक लेमैन कभी ना समझ सकता है, ना डिस्क्राइब कर सकता है। इस तरह की कभी कोई पीस ऑफ आर्ट देखा है जो बाज़ाहिर आपको समझ नहीं आता हो? यस मैम, बहुत दफा। बिल्कुल, तो वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है जो ऐसे देखने से समझ नहीं आए और हम उसको कैटेगराइज ना कर सकते हो, ना कर सक रहे हो कि ये बेसिकली किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो वो उसकी इमेजिनेशंस होती हैं, जो आर्टिस्ट है उसकी इमेजिनेशंस होती हैं, और फिर जो आर्ट से दिलचस्पी रखने वाला होता है वो उसको समझ सकता है या फिर वो आर्टिस्ट समझा सकता है। ठीक है, दिस इज ओके मैम। व्हाट ओपननेस इज। और जिनकी लो होती है उनके एट्रीब्यूट्स ऑब्वियसली वुड बी जस्ट अपोजिट ऑफ देन दोज पर्सन्स हु आर हैविंग देयर ओपननेस एट हाई। उनके जस्ट अपोजिट होंगे, जस्ट लाइक दे डिसलाइक द चेंजेस। जिनकी ओपननेस लो होती है वो तब्दीली को पसंद नहीं करते हैं, दे आर वेरी रिलक्टेंट टू चेंज। जब कोई नई चीज करनी हो, नए लोगों से मिलना हो, कुछ करना हो, तो वो उस चीज को पसंद नहीं करते हैं, वो रिलैक्टेंट हो जाते हैं, वो अवॉइड करना चाहते हैं चेंजेस को। वो अपने प्री डिटरमाइंड पैटर्न्स के ऊपर, अपने ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ बस चलते रहना चाहते हैं। डज नॉट एंजॉय न्यू थिंग्स। ऑब्वियसली चेंज पसंद नहीं है तो नई चीजें भी पसंद नहीं है उन्हें। पुराने और तयशुदा प्री डिटरमाइंड पैटर्न्स, प्री डिटरमाइंड टास्क ही उन्हें करना पसंद है, कि जो काम, जो चीज़, जो प्रोसेस वो साल हर साल करते आ रहे हैं, वो बस हम उसी में कंफर्टेबल हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। रेजिस्ट न्यू आइडियाज, नॉट वेरी इमेजिनेटिव। वो बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें नई चीज़ों से चिढ़ है, सॉर्ट ऑफ पसंद ही नहीं है नई चीज़ें ट्राई करना। तो वो इमेजिनेटिव भी नहीं है क्योंकि उन्हें पसंद है उस ट्रेडिशनल लाइन के ऊपर काम करते रहना, तो इसलिए वो जहमत भी नहीं करते हैं कि वो सोचें कुछ अलग। डिसलाइक एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है उनके लिए जिनकी ओपननेस लो है। ओके, then the second type of personality, in total we have 5 different types of personalities, and the conscientiousness is the second type of personality, which describes a person's level of goal orientation and persistence. Standard feature of this dimension include high level of thoughtfulness,
good impulse control, and goal-directed. Highly conscientious people tend to be organized and mindful of details. They plan ahead, think about how their behavior affects others, and are mindful of deadlines. Conscientiousness is basically the tendency to be responsible. It's basically the responsibleness of an individual. It is, we can say that it is a tendency to be responsible, organized, hardworking, goal oriented. This is why these individuals are more focused towards planning ahead. किसी काम को करने के लिए वो उस काम को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग में, उसको ऑर्गेनाइज करने में जो है वो बड़ा प्रोसेस लगाते हैं, बड़ी एनर्जीज लगाते हैं, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उनका। वो हर एक चीज के लिए कैलकुलेशन रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो भी समहाउ ऑब्वियस हो, कंट्रोल्ड हो। हर एक चीज जो है वो उनके कंट्रोल में हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओरिएंटेशन एंड परसिस्टेंस, यानी कि कितना एक जो इंडिविजुअल है वो कंट्रोल्ड है चीजों के ऊपर। Standard feature of this dimension in high level of thoughtfulness, good impulse control. वो चीज़ों के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और क्योंकि गोल डायरेक्टेड होते हैं, दे आर वेरी मच टास्क ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। उनको अपने टास्क कंप्लीट करने होते हैं। दे आर हैविंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द टास्क दे हैव बीन असाइंड। tend to organize and mindful of detail. हर एक चीज को, जो काम उनको करना होता है, उस काम से रिलेटेड बारीक चीजों के लिए भी वो डिटेल्स रखते हैं और प्लानिंग करते हैं। हर एक एलिमेंट को बड़ा केयरफुली डिजाइन करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, हर एक एलिमेंट के ऊपर, और उसको जो है वो कंट्रोल्ड रखते हैं। दे प्लान अहेड, टाइम से पहले एक डिटेल्ड प्लान रखते हैं अपने पास। थिंक अबाउट हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट अदर्स। उनके ऊपर, क्योंकि हमने कहा कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इस तरह से भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनका हर एक डिसीजन, उनका हर एक एक्ट, उनका हर एक बिहेवियर जो है वो सिस्टम के बाकी एलिमेंट को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, किस तरह से अफेक्ट करेगा, वो ये सारी चीजें सोचते हुए फिर बिहेव करते हैं। यानी कि अगर उस टास्क में इन्वॉल्व दूसरे लोग हैं तो उन पे किस तरह से इफेक्ट होगा, उस टास्क के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जो दूसरे प्रोसेस हैं, उस इंडिविजुअल के डिसीजंस उन कंपोनेंट्स पे किस तरह से इफेक्ट करेंगे, किस तरह से उनसे रिलेट करेंगे। सारी चीज़ों की, हर एक माइन्यूट चीज़ की भी जो है वो डिटेल रखते हैं, और हर एक माइन्यूट चीज़ के लिए प्लान्स रखते हैं जब वो किसी टास्क में या प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो and are mindful of deadlines. They are very much conscious about their deadlines. वो हमेशा अपने जो टास्क और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेडलाइन के ऊपर कंप्लीट करने के लिए कोशां होते हैं। उनकी प्लानिंग्स, क्योंकि ये सारा कुछ के वो एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ की भी प्लानिंग रखते हैं, प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं, हर टास्क के सारे डिटेल्स रखते हैं, इसलिए ताकि वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से डेडलाइंस को अचीव कर सकें। यानी कि जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने वो टास्क कंप्लीट करना है, दे आर सपोज्ड टू बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। They are supposed to be capable of achieving the said target within given time frame. जो टाइम पीरियड दिया गया है, जो डेडलाइन दी गई है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर टास्क को they are supposed to complete in a very productive manner. This is what the conscientiousness is all about. Okay, the individuals who are having the conscientiousness element high in their personality spends time preparing.
वो चीज़ों की प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगाते हैं, चीज़ों की प्लानिंग में बड़ा टाइम लगाते हैं और प्रॉपरली प्लान करके, प्रॉपरली प्रिपेयर करके, खुद को प्रिपेयर करके, चीज़ों को प्रिपेयर करके और फिर जो है वो अपना टास्क शुरू करते हैं। ऐसे अब्रप्टली चीज़ों में जंप आउट नहीं कर लेते, प्रॉपरली जो है टाइम दे के, प्लानिंग करके, डॉक्यूमेंटेशन करके, प्रोसेस को देख के, सब चीज़ें करने के बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। फिनिशेस इम्पॉर्टेंट टास्क राइट अवे, अपनी डेडलाइंस को जो है वो अचीव करते हैं। दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर असाइंड डेडलाइन, पेज अटेंशन टू डिटेल, हर एक चीज़ को सीरियस लेते हैं, हर एक माइन्यूट से डिटेल को भी जो है सीरियस लेते हैं, अटेंशन देते हैं और अकॉर्डिंगली चीज़ों को हैंडल करते हैं। एंजॉयज हैविंग अ सेट शेड्यूल, उनको टाइम टेबल फॉलो करना अच्छा लगता है। Obviously, if the person is very much conscious about the deadlines, if a person is very much conscious about the minute details of their task or process, then definitely they are supposed to follow a set schedule. जब वो एक गिवन शेड्यूल या टाइम टेबल फॉलो करेंगे तभी वो चीज़ों को 100% जो है वो गिवन टाइम फ्रेम के ऊपर अचीव कर सकेंगे। अदरवाइज जो है वो चीज़ें इतना कंट्रोल में नहीं रहेंगी अगर आपके पास कोई प्री डिटरमाइंड शेड्यूल नहीं होगा तो। Okay, now those persons who are having conscientiousness at low in their personality, they dislike structure and schedule. उन लोगों को शेड्यूल फॉलो करना पसंद नहीं है, स्ट्रक्चर फॉलो करना पसंद नहीं है। दे जस्ट थिंक एब्स्ट्रैक्टली, makes messes and doesn't take care of things. उनसे चीज़ें गलत हो जाती हैं और मेस क्रिएट करते रहते हैं या कर सकते हैं और दे आर नॉट वेरी मच केयरफुल अबाउट द थिंग्स, चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं होती है। fails to return things or put them back where they belong. As we said that these people used to make messes, हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, तो चीज़ों की जो असल शक्ल थी उससे उनको वो हटा देते हैं, वैसा रहने नहीं देते हैं। Procrastinate important task. Procrastinate यानी कि डिले कर देना या मिस कर देना जो okay. So we were discussing about the low conscientiousness. So the people having conscientiousness low in their nature or in their personality, they procrastinate important tasks. यानी कि वो deadlines miss कर देते हैं, करते रहते हैं, and they doesn't care about it. Procrastinate यानी कि delay कर देना या गिवन टाइम पीरियड जिसे हम डेडलाइन कहते हैं उनको मिस कर देना। फेल्स टू कंप्लीट नेसेसरी और असाइंड टास्क, जैसे कि आप डेडलाइंस मिस करते हैं, यू आर हैबिचुअल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट important task, so definitely you wouldn't be able to complete the task within given time frame. Okay, so after conscientiousness, अच्छा हम यहाँ पे ये conclude कर सकते हैं कि the first type of personality that we have discussed, which was what was that? What was the first type of personality? Openness. Openness, जहाँ पे the individual was supposed to think abstractly, is totally opposite of conscientiousness. ठीक है, openness में ये था कि वहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो एब्स्ट्रैक्टली सोचता है चीज़ों को, आउट ऑफ द बाउंड्रीज जाके सोचता है, उसे प्री डिटरमाइंड पैटर्न्स और गिवन लाइंस ऑफ एक्शंस और प्लान्स और ये वो सब पसंद नहीं है। वो फ्री होके बिल्कुल नेचुरल अंदाज में सोचता है और फ्री होके चीज़ें करता है और अपने हिसाब से
चीज़ों को कंप्लीट करता है। लेकिन कंसाइंटियसनेस में यह है कि इंडिविजुअल्स आर वेरी कंपोज्ड, कंपाउंड एंड बाउंड विद देयर गिवन टाइम फ्रेम। वो हर एक चीज़ को प्लान करते हैं और फिर उन प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं, यानी अपने प्री डिटरमाइंड लाइन्स ऑफ एक्शंस को फॉलो करते हैं। जबकि ओपननेस में ये था कि उनको प्री डिटरमाइंड लाइन्स पसंद ही नहीं थी। ठीक है, तो कंसाइंटियसनेस और ओपननेस आर जस्ट अपोजिट ऑफ one another. The third type of personality we are having is extraversion. Extraversion describes a person's inclination to seek stimulation from the outside world, especially in the form of attention from other people. Extroverts engage actively with others to earn friendship, admiration, power, status, and excitement. Introverts, on the other hand, conserve their energy and do not work as hard to earn these social rewards. Okay. मेनली दो तरह के जो हैं वो लोग होते हैं, एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो एज द नेम इंडिकेट्स इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपने अंदर ज़्यादा रहते हैं और अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं। उन्हें जो है वो सोशल सर्कल्स की, लोगों की अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो एक्स्ट्रावर्ट होते हैं दे आर वेरी मच सोशल एंड दे लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, दे लव टू मीट विथ न्यू पीपल, they love to be the center of attention. So extraversion describe a person's inclination to seek stimulation from outside world. Extraversion लोगों को जो है वो लोगों से motivation मिलती है। Stimulation is a sort of feeling of motivation that, तो motivation के लिए जो extraversion लोग हैं वो depend करते हैं बाहर की दुनिया पे, लोगों पे डिपेंड करते हैं कि उनका जो सोशल सर्कल है, उनके दोस्त, उनके फैमिली मेंबर्स, उनसे उनको मोटिवेशन चाहिए होती है, उनसे उनको अटेंशन चाहिए होती है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अटेंशन फ्रॉम अदर पीपल. एक्सट्रावर्ट एंगेज एक्टिविटी विद अदर्स टू अर्न फ्रेंडशिप, एडमायरेशन, पावर, स्टेटस एंड एक्साइटमेंट. ये सारी फीलिंग्स जो है वो उनको मिलती हैं और उनको चाहिए होती हैं दूसरे लोगों से. वो अपने अंदर से एनर्जीज ड्राइव नहीं करते, लेकिन उनको दूसरे लोगों से मोटिवेशन चाहिए होती है कि उनके दोस्त अहबाब, उनके फैमिली मेंबर्स उनको मोटिवेट करें, उनको एडमायर करें, उनको अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखें. तो वो चीज़ें उनके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनती हैं, एक स्टिमुले बनती हैं उनके लिए. लेकिन जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए स्ट्राइव नहीं करते हैं. उनके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर से ही जनरेट होती हैं. वो खुद ही अपना जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं. उनको स्टिमुलेशन के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही जनरेट कर लेते हैं अपनी मोटिवेशन. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय excitability, sociability, talkativeness, assertiveness, and high amount of emotional expressiveness. जो एक्स्ट्रावर्ट लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं. वो अपनी हर बात कह जाते हैं और हर बात कह जाने के कैपेबल होते हैं. उन्हें कोई हेजिटेशन नहीं होती है अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स शेयर करने में, बल्कि दे लव to speak a lot. They love to share their feelings, their thoughts with others. उन सब में उनको excitement मिलती है. People who are high in extraversion are outgoing and tend to gain energy in social situations. बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल हो, बहुत बड़ा सोशल सर्कल हो, तो उससे वो एनर्जाइज होते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलती है, उन्हें उनका एनर्जी लेवल हाई होता है ज़्यादा लोगों में रह के, ज़्यादा लोगों से बातचीत करके. बीइंग अराउंड अदर पीपल हेल्प देम फील एनर्जाइज्ड एंड एक्साइटेड. ज़्यादा लोगों के बीच रह के वो खुश फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं, एनर्जाइज्ड फील करते हैं, प्रोडक्टिव फील करते हैं खुद को जब वो ज़्यादा लोगों में रहते हैं. एक्स्ट्रावर्ट पीपल. Okay.
ओके जिन लोगों के अंदर एक्स्ट्रावर्जन कैपेबिलिटीज हाई होती हैं उनको हम किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि दे एंजॉय बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, दे लाइक टू स्टार्ट कन्वर्सेशंस, वो कभी हेजिटेट नहीं होते हैं कि नए लोगों से कैसे बातचीत शुरू करें, कि क्या कहना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए। दे लव टू स्टार्ट कन्वर्सेशंस विद न्यू पीपल, उन्हें कोई हेजिटेशन, कोई वो नहीं, शाइनेस नहीं होती है। enjoys meeting new people, नए नए लोगों से मिलने का, नई नई दोस्तियां बनाने का शौक होता है उन्हें, बिकॉज उनके अंदर कोई हेजिटेशन, कोई शाइनेस, कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि दे फील ओवर कॉन्फिडेंट। हैज अ वाइड सोशल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड acquaintances, उनके मिलने मिलाने वाले, उनके सोशल सर्कल, उनका जो अहबाब है, सर्कल, वो बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। Has a, finds it easy to make new friends, okay, feels energized when around other people, okay, say things before thinking about them, सोचने से पहले बोल देते हैं चीज़ों के ऊपर, जैसे हम कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, इनके यहाँ ऐसा नहीं होता। जो एक्स्ट्रावर्ट लोग होते हैं, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रावर्ट, वो कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो वो बगैर सोचे समझे भी बोल लेते हैं चीज़ों को। और जिनका ये एलिमेंट लो होता है, वो ऑब्वियसली जो है वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं उन लोगों से जिनको हमने अभी डिस्कस किया। प्रेफर सॉलिट्यूड, जो एक्स्ट्रावर्ट नहीं होते हैं, या हम यूँ कहें कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रावर्ट का जो अपोजिट है वो इंट्रोवर्जन या इंट्रोवर्ट है। तो जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उन्हें तन्हाई पसंद होती है, ज़्यादातर वो अपने अंदर रहते हैं, अपने साथ रहते हैं, उन्हें अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम या कोई नेगेटिव एनर्जीज फील नहीं होती हैं। दे फील एनर्जाइज्ड व्हेन दे स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स, दे प्रेफर सॉलिट्यूड, तन्हाई में रहना, अकेले में रहना या अपने साथ टाइम स्पेंड करना उनके लिए जो है वो प्रेफरेबल होता है। दे लव टू डू सो। feels exhausted when having to socialize a lot, इंट्रोवर्ट लोगों को जब बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन या बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़े तो वो इस चीज़ को कुछ खास पसंद नहीं करते, बल्कि एग्जॉस्टेड फील करते हैं। फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, उनके लिए बातचीत शुरू करना एक मसला होता है। उनको पसंद नहीं होता है कि नए लोगों से मिलें और खामखा में बातें करते रहें या किसी से जो है पहल करें बातचीत करने में। they just love to keep quiet, dislike making talk, बातें करना पसंद नहीं होता ज़्यादा। carefully thinks through before speaking, बोलने से पहले बहुत दफ़ा सोचते हैं, तोलते हैं बातों को, उसके बाद बोलते हैं। dislikes being the center of attraction, उन्हें center of attraction बनना पसंद नहीं होता है, because we have said that they prefer to be in solitude, उन्हें अकेले रहना, अपने साथ रहना पसंद होता है। तो लोगों के झुरमुट में रहना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना, कन्वर्सेशंस करना, चिट चैट करना, ये सब चीज़ें इंट्रोवर्ट लोगों को पसंद नहीं होती हैं। ओके, देन एग्रीबलनेस, describe the extent to which a person prioritizes the needs of others over their own needs. People who are high in agreeableness experience a great deal of empathy and tend to get pleasure out of serving and taking care of others. Agreeableness ट्रेट जो है जिन लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर होता है, उनके लिए अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए काम करना, या अपनी इंटरेस्ट, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेक्रीफाइस करके दूसरों को जो है टॉप प्रायोरिटी देना इन लोगों को पसंद होता है। वो अपने इंटरेस्ट या प्रायोरिटीज़ को सेक्रीफाइस करके दूसरों के जो है काम आते हैं, उनकी नीड्स का ख्याल रखते हैं, और जो है लोगों से हमदर्दी बहुत ज़्यादा रखते हैं, और ऐसा करके उनको खुशी मिलती है। दूसरों का ख्याल रख के, दूसरों के काम आके उनको खुशी मिलती है, बनिस्बत ऐसे कि वो अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज अपने ऊपर खर्च करें, वो दूसरे लोगों पे खर्च करना चाहते हैं अपने रिसोर्सेज। दैट कुड बी द टाइम, दैट कुड बी एम्पैथी, आप किसी के साथ हमदर्दी से, प्यार से बात कर लें, ये भी जो है दैट कुड आल्सो बी एज वी कैन से दैट वी आर
utilizing your resources with someone, because empathy, love, care, or also could be our resources, because we are investing our energies in all these things for someone. This personality dimension include attributes such as trust, altruism, kindness, affection, and other uh, pro-social behavior. ओके, प्रो सोशल यानी कि जो लोगों से एसोसिएटेड हों, इंटरेक्शन, लोगों से इंटरेक्शन, लोगों से बातचीत, लोगों का ख्याल, लोगों के बीच रहना, इसे हम सोशल कहते हैं. ओके, ट्रस्ट, दिस personality, this type of personality dimension include attributes trust. उनको लोगों पे और लोगों को उन पे बड़ा ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, भरोसा होता है. People can rely on such person, and these person can rely on other people. And then altruism, like the feeling of concern for others' happiness. They are very much concerned, they are very much related with other people's happiness. दूसरे अगर खुश नहीं हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे दोस्त, हमारे नेबर्स, हमसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर खुश नहीं हैं, तो फिर वो लोग भी खुश नहीं होंगे, खुद भी खुश नहीं होंगे, जो एग्रीबलनेस एट्रीब्यूट रखते हैं. काइंड होते हैं, अफेक्शन यानी कि लोगों के साथ उनकी जो है वो एक बॉन्डिंग होती है, एक फीलिंग होती है, लोगों से, दूसरों लोगों से उनको मोहब्बत होती है, केयर होता है उनके लिए. और इसी तरह के प्रो सोशल बिहेवियर्स होते हैं, एग्रीबलनेस जिनकी हाई होती है, उनकी प्रो सोशल यानी कि वो फॉर द सेक ऑफ सोशल वेलफेयर वी कैन से, वो लोगों का ख्याल रखते हैं, लोगों से कंसर्न रखते हैं. People who are high in agreeableness tend to be more cooperative, while those low in this trait tend to be more competitive and sometimes even manipulative. जिनके एग्रीबलनेस हाई होता है वो ऑब्वियसली कोऑपरेटिव होते हैं, वो सबसे कोऑपरेट करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबका सोचते हैं, इवन दूसरों को अपने ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं. लेकिन जिनका ये ट्रेट लो होता है वो हमेशा कंपटीशन में रहते हैं. दे आर ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड, वो खुद को सबसे पहले रखते हैं और हमेशा कंपटीशन में रहते हैं कि आई एम सपोज टू बी द बेस्ट वन, मुझे ही बेहतर होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. दे आर ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड एंड कीप थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ एंड इवन समटाइम्स मैनिपुलेटिव. यानी कि हम एग्रीबलनेस में बात कर रहे हैं कि लोग ऐसे हैं कि जो अपने ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं दूसरों को, यानी कि अपने इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करके दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं. लेकिन जिनका लो है ये ट्रेट, दे कुड बी इवन समटाइम्स मैनिपुलेटिव, यानी कि वो अपनी खातिर दूसरों के जो वसाइल हैं या दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं दूसरों को फॉर द सेक ऑफ देमसेल्व्स, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी बेहतरी के लिए जो है वो दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं उनकी फीलिंग्स को, उनके रिसोर्सेज को. जिनका एग्रीबलनेस ट्रेट लो होता है वो लोग, क्योंकि हाई और लो वाले अपोजिट होते हैं. Okay, we can conclude those individuals who are having agreeableness trait in their personality at very high. We can say that they have a great deal of interest in other people. दूसरे लोगों के साथ उनका बड़ा interest होता है, cares about others, feels empathy and concern for other people. लोगों की तरफ उनका हमदर्दाना attitude होता है, concern होता है उनका, दूसरों की तकलीफ को feel करते हैं, उनकी तकालीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं. enjoys helping and contributing to the happiness of other people. लोगों को खुश करने के लिए efforts करते हैं बाकायदा. assist others who are in need of help. लोगों की मदद करते हैं जिनको उनकी मदद की ज़रूरत होती है, या जब वो फील करते हैं कि they can contribute in someone's life, तो they used to do. और जिनका लो होता है ये ट्रेट, वो
सिंपली अपोजिट होते हैं. लाइक दे टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन अदर, दूसरों से उनका कोई लेना देना नहीं होता. डजंट केयर अबाउट हाउ अदर पीपल फील, दूसरे किसी चीज़ के बारे में क्या फील करते हैं उनसे. दे सिंपली डजंट केयर, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, और उस कहने और करने से सामने वाला क्या फील करता है उससे उनका कोई कंसर्न नहीं होता. दे हैव लिटिल इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स, दूसरों के मसाइल से भी उनका कोई कंसर्न नहीं है. even though even if they feel that they can contribute towards solving the problem of others, but they won't do because they are not having any concern with others. Insult and belittles others, दूसरों को humiliate करते हैं, दूसरों को हकीर फील कराते हैं. belittles यानी दूसरों को छोटा फील कराना, हकीर फील कराना. तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो इससे भी बाज नहीं आते. अगर उनके किसी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उन्हें दूसरों की इंसल्ट करना पड़ती है, दूसरों को हकीर फील कराना पड़ता है, ह्यूमिलिएट करना पड़ता है, तो इवन दे कैन डू सो वेरी comfortably and confidently. Manipulate others to get what they want, अपने फायदे के लिए वो दूसरों के उसको रिसोर्सेज को, फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट या मिसयूज भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनको कोई फायदा पहुंच सकता है तो. ओके, देन द लास्ट type of personality that we are having is neuroticism. Neuroticism describe a person's tendency to respond to stressors with negative emotion, including fear, sadness, anxiety, guilt, shame. Neuroticism basically ये है कि how we are responsive towards these negative feelings, जैसे कि स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, गिल्ट, शेम, ये सब जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, कंसर्न्स हैं. तो इनको हाउ somebody is responding towards these stressors, तो जो न्यूट्रिसिज्म है वो इन स्ट्रेसर्स को नेगेटिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करता है. This trait can be thought of as an alarm system. People experience negative emotions as a sign that something is wrong in the world. Fear is a response of danger. हमें तभी डर लगता है जब किसी चीज का हमें खतरा होता है. Guilt is response to having done something wrong. However, not everyone has the same reaction to a given situation. High neuroticism scores are more likely to react to a situation with strong negative emotions. Low neuroticism scores are more likely to brush off their misfortune and move on. Neuroticism जिनका हाई होता है वो इस तरह के जो नेगेटिव, जिन्हें हम स्ट्रेसर्स कह रहे हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनमें फंस जाते हैं, उनको बड़ा नेगेटिवली उनको रिस्पॉन्स करते हैं और उन फीलर्स को बड़ा हेवीली फील करते हैं. लेकिन जिनका न्यूट्रिसिज्म लो होता है वो मूव ऑन कर जाते हैं, वो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, करने के कैपेबल होते हैं और उनको हैंडल करके मूव ऑन कर जाते हैं. लेकिन जो न्यूरोटिसिज्म के जिनका हाई होता है वो ऐसे स्ट्रेसर्स को बड़ा नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं. और समटाइम्स तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग जो हैं वो इन फीलिंग्स की वजह से, इन नेगेटिव फीलिंग या स्ट्रेसर्स की वजह से जो है वो अपना जो है वो टारगेट या जो उनको जो काम करना है उसको खो देते हैं समटाइम्स और फंस जाते हैं इन स्ट्रेसर्स में. To be moody and to experience such feelings as anxiety, worry, fear, anger, frustration, envy, jealousy, guilt, depressed mood, and loneliness. People who are neurotic respond worse to stressors.
and are more likely to interpret ordinary situations as threatening and minor frustration as hopelessly difficult. जो न्यूरोटिक लोग होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती हैं और एक नॉर्मल सी नेगेटिव या डिप्रेसिंग सिचुएशन को वो इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। यानी अगर आप ऐसे लोग अगर जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या किसी ऐसे खौफ या डिप्रेशन उसमें आ जाते हैं तो फिर उनको लगता है कि बस एवरीथिंग हैज बीन वैनिश्ड, सब खत्म हो गया है, बस अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता और इस तरह से ऐसे कि एवरीथिंग हैज बीन जस्ट होपलेस, उनका इस तरह का रिस्पॉन्स होता है। और जिनका जो न्यूरोटिक लो होता है जिनका, वो ऐसी सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल करके मूव ऑन कर सकते हैं, वो इतने कैपेबल होते हैं। They are often self-conscious and shy, and they may have trouble controlling urges and delaying gratifications. यानी कि जो न्यूरोटिक होते हैं वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, शाय होते हैं, इसीलिए वो अपनी उन फीलिंग्स को ओवरकम करने के और मूव ऑन होने के कैपेबल नहीं होते हैं और समटाइम्स इस तरह की सिचुएशंस में जो है वो फंस जाते हैं। न्यूरोटिसिज्म हाई जिन लोगों का होता है, they experiences a lot of stress. Obviously we are saying that they are not capable to move on or they are not capable to come up with these stressors. तो जाहिर है जब वो मूव ऑन नहीं कर सकते, मीन्स उन स्ट्रेसर्स को ख़त्म नहीं कर सकते, उनको ओवरकम नहीं कर सकते, तो वो उनको सस्टेन करेंगे, अपने ऊपर उनको तारी रखेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी नेगेटिविटी है, गिल्ट है, फियर है, एंग्जाइटी है, जेलिसी है, जो भी स्ट्रेसर है वो उसमें इंडल्ज रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जाहिर है दे विल रिमेन इन स्ट्रेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वरीज अबाउट मैनी डिफरेंट थिंग्स, हमेशा जो है वो परेशानी में मुब्तला रहेंगे। गेट अपसेट इजीली, बड़ा जल्दी वो हाथ पैर छोड़ देंगे और क्योंकि उन्हें अपने नर्व सिस्टम के ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिविटी को हैंडल नहीं करते, तो वो अपसेट बड़ा जल्दी हो जाएंगे। जैसे एक छोटी सी कोई परेशानी आ गई, कोई काम आप कर रहे थे, सडनली उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, सडनली कोई आपकी डील, कोई ट्रांजैक्शन आपकी होनी थी जो ड्यू टू एनी रीजन नहीं हो रही, तो आप इस तरह की किसी भी हल्की सी सिचुएशन में भी आप जो है वो बड़ा कन्वीनियंटली उसमें ग्रास्प हो जाएंगे, फंस जाएंगे उसके अंदर। experiences dramatic shifts in moods. हम सपोज करते हैं कि ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और सडनली हमें पता चलता है कि वो सिचुएशन रिजॉल्व हो गई है, तो उतनी ही इमीडिएटली जो है हमारा मूड जो है वो मूड स्विच हो जाएगा और हम जो है वो रिलैक्स और उसमें हो जाएंगे, क्योंकि जिस एंग्जाइटी या जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए तो वो सडनली किसी और ने आके रिजॉल्व कर दी, तो हम बड़ा फिर जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। फील्स एंशियस, वो हमेशा जो है वो इमोशनली हाई रहते हैं या डिस्टर्ब रहते हैं, बैलेंस्ड नहीं होते हैं या सूदिंग उसमें नहीं होते हैं फीलिंग में। स्ट्रगल्स टू बाउंस बैक आफ्टर स्ट्रेसफुल इवेंट्स, जब स्ट्रेसफुल इवेंट से जब निकल लेते हैं तो फिर वापस स्टेबल होने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है उनको, उस नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम और स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ती है। देन जिनका लो होता है वो बस अपोजिट कर लें उसके, जिनका हाई होता है इमोशनली स्टेबल, चाहे कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे कोई स्ट्रेसर आ भी जाता है तो दे आर क्वाइट स्टेबल इमोशनली टू ओवरकम विद दैट, और वो खुद को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देते हैं, खुद को जो है वो फंसने नहीं देते हैं उस सिचुएशन में। दे आर स्टेबल इनफ टू कोप अप विद दैट टाइप ऑफ नेगेटिव सिचुएशन। डील्स वेल विद स्ट्रेस, रेयरली फील्स सैड एंड डिप्रेस्ड, ये लोग बड़ा कम जो है वो
अफसरदा या परेशान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये गट्स मौजूद हैं कि वो आने वाली परेशानी को जो है वो पॉजिटिवली या एक हेल्दी पर्सपेक्टिव से उसको जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें परेशान या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डजंट वरी मच, वो बहुत ज़्यादा सोचते या बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहते हैं। इज़ वेरी रिलैक्स्ड इन रिजल्ट, वो जो है वो हमेशा रिलैक्स रहते हैं। जो न्यूरोटिक नहीं होते हैं वो लोग। ओके, सो दीज वर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो में से किसी एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में फॉल करते होंगे, रिलेट करते होंगे इससे। अब आप जो है क्लास के बाद बैठ के सोचिएगा कि आप इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देन पर्सनैलिटी वर्सेस बिहेवियर। ग्रेट। Personality is taken to what we are, while behavior is what we do. ठीक है, पर्सनैलिटी वो है जो हम हैं एक्चुअली, जैसे कि आपने कहा जैसे हम दिख रहे हैं, और बिहेवियर वो है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज व्हाट वी आर, बट वी कैन चेंज व्हाट वी डू। जो हम हैं वो तो हम हैं, वो कहते हैं ना कि आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं बदली जा सकती है। तो फितरत इज what personality is all about, and behavior could be considered as आदत। इसलिए हम कहते हैं कि फितरत नहीं बदल सकती, आदत बदल जाती है। तो जिस तरह हम हैं वो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो हम करते हैं, जो हम बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर, वो हम बदल सकते हैं। एंड दैट इज एक्चुअली वेरिएबल, because our behavior depends on the actions. Behavior is basically the reaction of individual, और वो रिएक्शन डिपेंड करता है एक्शंस पे, यानी कि डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि हम किस सिचुएशन में हैं या सामने वाले ने किस तरह से बिहेव किया है, अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो रिस्पॉन्स या वो रिएक्शन जो होता है वो हमारा बिहेवियर होता है, एंड दैट इज वेरिएबल, बट द पर्सनैलिटी इज कॉन्स्टेंट। We cannot change what we are, but we can change what we do for short period of time at least. ठीक है, for short period of time यानी कि we are talking within that particular situation that has been occurred. जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम मौजूद हैं, हम उसमें वेरिएबल हो सकते हैं, हम उसमें अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं। Personality becomes virtually fixed at about age 5. It's an assumption कि जब जो इंडिविजुअल है, इधर ही और शी, जब वो 5 साल के होते हैं तो पर्सनैलिटी तकरीबन बिल्ट अप हो चुकी होती है एक इंडिविजुअल की। While much of our behavior is of course the result of our values and beliefs. Personality indicates the stable self of an individual. जैसे हमने कहा कि personality is what we are actually, how an individual is, how stable one's self is, or how unstable one's self is, whatever or however he is, that is his personality, which makes him unique and different from all others. As we have discussed in personality that every individual is different from others in certain ways. From a person's personality, you can predict his behavior in a given situation. Would you like to say that from a person's personality you can predict his behavior in a given situation? अगर हम ये जानते हैं कि that particular person belongs to which particular type of personality, then based on that type of personality we can predict, we can judge that he will behave in certain particular behavior in a given situation. Got it? This is what makes everyone different from each other in terms of understanding and behavior pattern. Personality is usually divided into components known as big 5, वही जो हमने discuss किए, conscientiousness, agreeableness, neuroticism, openness and extraversion.
An individual's genetics or environment may play a vital role in making him what he is. Like his personality could be inherent or acquired, or it could be the combination of both of one. And normally the personalities are actually the combination of both of these attributes. Some things we get from our parents in the form of heredity, and some things, some attributes are those we are acquired, we have acquired from the environment. This is on our education or observation and other learning modes. तो नॉर्मली जो पर्सनैलिटी है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, जेनेटिक्स का और एनवायरनमेंट का, इंटरनल का और एक्सटर्नल का, हेरिडिटी का और acquired का. Okay, then behavior defines a person's conduct, how or we shall say ke what is his conduct in a particular situation. Personality is what he is, और इसी के ऊपर के what he is हम predict कर रहे हैं कि वो किस तरह से behave करेगा जब किसी भी तरह की certain situation अकर होती है तो. और behavior क्या है कि what is his conduct in that given situation. The way a person express his emotions reveal his behavior. किस तरह से वो express कर रहा है अपने आप को, उससे उसका behavior जो है वो जाहिर होता है. Your behavior is temporary unlike your personality. क्योंकि personality permanent है, behavior टेम्पररी है, या हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो कांस्टेंट है और बिहेवियर वेरिएबल है, और जो चीज़ वेरिएबल होती है वो वेरी करती है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो हमेशा स्टेबल रहती है. ओके, यू टेक योर पर्सनैलिटी एवरीवेयर यू गो. ऑब्वियसली हमारी पर्सनैलिटी मीन्स हम खुद, तो जहाँ भी हम जाते हैं हमारी पर्सनैलिटी उसी फॉर्म में हमारे साथ चल रही है, बिकॉज वी आर बेसिकली कैरिंग इट. बट योर बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू आर इन, ऑब्वियसली. इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहेवियर इज समथिंग वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंड करती है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे. हम किस सिचुएशन में हैं, किस तरह के लोगों में हैं, किस तरह के जो है इवेंट में हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बिहेव करेंगे. When you are in a meeting, you may act professional and aware, while with your friends during an outgoing, you may be completely casual and carefree. जब हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं, जब आप क्लासरूम में होते हैं, तो आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है.